आज के इस वीडियो में हम संवत्सर के नाम के बारे में चर्चा करेंगे कि अमुक संवत के समय कौन सा संवत्सर का नाम रहेगा, उस समय संवत्सर का नाम क्या होगा एवं उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, उसका सूत्र क्या है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम संवत्सर का नाम किस प्रकार से लेते हैं। बृहस्पत्य मतेन षष्ठी संवत्सर, यानी बृहस्पति के मत के अनुसार, बृहस्पति की गति के अनुसार 60 संवत्सर। तो आइए हम चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि एक सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं और गुरु की मध्यम गति, यानी गुरु एक राशि से दूसरी राशि में जब जाता है तब किसी एक राशि पर 361 दिन रहता है। यह इसकी मध्यम गति है, वास्तविक गति नहीं ले रहा, हम मध्यम मानते हैं कि 361 दिन है। तो एक सौर वर्ष में 365 दिन और गुरु की मध्यम गति हो गई 361 दिन। तो इन दोनों के मध्य 4 दिन का अंतर आ रहा है, यानी 61 से 65 के बीच में, 361 से 365 के बीच में 4 दिन का अंतर आ रहा है। तो ये 4 दिन का अंतर एक वर्ष में, इसी प्रकार दूसरे वर्ष में भी 4 दिन का अंतर आएगा तो 8 दिन हो जाएंगे। इसी प्रकार तीसरे वर्ष में आएगा 4 दिन का अंतर, तो 4 और 4 8 और 4 12 दिन का अंतर हो जाएगा। इस प्रकार 91 वर्षों में 364 दिन का अंतर हो जाता है, यानी 364 दिन बन जाते हैं। ये 4 दिन जुड़ते जुड़ते 364 दिन बन जाते हैं 91 वर्षों में, अर्थात एक पूरा वर्ष बन जाता है। अब जो ये पूरा वर्ष बना है उसको क्या संवत्सर नाम दे, उसका क्या नाम रखेंगे संवत्सर का। तो इस स्थिति में यह क्षय संवत्सर कहलाता है। क्षय संवत्सर का अर्थ यह है कि ऐसा नहीं है कि उस जो संवत्सर क्षय हुआ है उसको हम नहीं लिखेंगे, उस संवत्सर का नाम हम लिखेंगे। जिस प्रकार हम कोई भी तिथि लेते हैं, जैसे सप्तमी और अष्टमी, जिसमें अष्टमी का क्षय हो गया है तो सप्तमी की समाप्ति के तुरंत बाद ही नवमी तिथि नहीं आती है, उससे पहले अष्टमी तिथि आती है। वह कुछ समय, अल्प समय के लिए रहती है, या फिर वह सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाती है, इसलिए हम उसे क्षय तिथि कहते हैं। तो इसी प्रकार जो संवत्सर होगा क्षय संवत्सर, उसका हम प्रयोग तो लेंगे, वो आएगा तो जरूर, पर वह अल्प समय के लिए रहने के कारण उसको हम क्षय संवत्सर कहते हैं। अब मैं आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट प्रस्तुत करता हूं। इसमें एक तरफ लिखा हुआ है गुरु की राशि। यहाँ पर गुरु की राशि में मेष से लेकर मीन राशि तक लिखा हुआ है, मेष, वृषभ, मिथुन, इस प्रकार से 12 राशि मीन राशि तक लिखा हुआ है। और इसके पास में ही विजय आदि 60 संवत्सर लिखे हुए हैं, जो नंदन नामक संवत्सर पर समाप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब गुरु मेष राशि में होगा तब विजय नाम का संवत्सर होगा। इसी प्रकार जब गुरु मेष राशि से वृषभ राशि में होगा तब जय नामक संवत्सर होगा, मिथुन राशि में होगा तो मन्मथ नामक संवत्सर होगा। इस प्रकार भ्रमण करते हुए जब गुरु मीन राशि में आएगा तब क्रोधी नामक संवत्सर होगा। फिर गुरु मीन राशि से पुनः मेष राशि में जाएगा तब पुनः विजय नामक संवत्सर नहीं होगा, क्योंकि संवत्सर 60 होते हैं, तो यह आगे चलता रहेगा, यह 60 संवत्सर के क्रम के अनुसार आगे बढ़ता रहेगा। तब जब गुरु वापस मेष राशि में आएगा तब विश्वावसु नामक संवत्सर होगा, इस प्रकार यह चलता रहेगा। और गुरु मेष से मीन तक 12 राशियों में 5 बार भ्रमण करेगा, तब पुनः वापस विजय नामक संवत्सर का शुरुआत होगी। यानी गुरु को 12 राशियों में 1 से लेकर 12 राशि, यानी मेष से लेकर मीन राशि तक जब वह 5 बार ऐसे भ्रमण करता जाएगा तब अंतिम संवत्सर नंदन की समाप्ति होगी और पुनः विजय नामक संवत्सर शुरू होगा। प्राचीन समय में विजय आदि संवत्सर से शुरू करते थे, मतलब संवत्सर का नाम विजय से शुरू होता था। और वर्तमान में प्रभव आदि संवत्सर का प्रयोग करते हैं, यानी प्रभव नाम के संवत्सर से शुरू होता है और क्षय नामक संवत्सर पर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से 60 संवत्सर होते हैं। अभी मैंने आपको जो चार्ट बताया है वो विजय आदि संवत्सर है, यानी विजय नाम के संवत्सर से शुरू होते हैं और नंदन नाम के संवत्सर पर समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में यानी संवत 2078 शक संवत 1943 में गुरु कुंभ राशि में है। और जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि कुंभ राशि के सामने राक्षस नामक संवत्सर लिखा हुआ है, तो वर्तमान में राक्षस नामक संवत्सर का ही प्रयोग होगा, वर्तमान में राक्षस नामक संवत्सर ही होगा। अब हम संवत्सर का नाम निकालने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो
तो हमें जिस भी ईस्वी सन या फिर जिस भी विक्रम संवत का संवत्सर का नाम पता करना हो तो उस विक्रम संवत या उस ईस्वी सन के शक संवत को लिखते हैं। सबसे पहले ये देखिए शक संवत लिखा हुआ है, ना कि विक्रम संवत। शक संवत अलग होता है, तो हम शक संवत को लिखेंगे। अब जो भी शक संवत होगा उसको हम 44 से गुणा करेंगे। जो भी शक संवत है उसको 44 से गुणा कर दिया। अब जो मान प्राप्त होगा उसमें हम 8590 जोड़ देंगे। गुणा करने पर जो भी मान प्राप्त हुआ उसमें हम जोड़ दिए 8590, 8589। जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा उसमें 3750 का भाग लगा देंगे। एवं जिस प्रकार से हम एक महादशा होती है विंशोत्तरी महादशा, तो उसमें भुक्त भोग्य किस प्रकार से निकाला जाता है, उसमें किस विधि का प्रयोग होता है, उसी विधि का प्रयोग हम इसमें करेंगे। उसमें भवोग लेते हैं, यहाँ पर भवोग के स्थान पर 3750 है, तो हम 3750 का इस योगफल में भाग लगा देंगे। भाग लगाने पर वर्ष, मास, दिन और घटीपल प्राप्त होंगे अपन हमारे पास। तो जो वर्ष प्राप्त हुआ है उसको हम अलग से लिख लेंगे, और जो मास, दिन, घटीपल प्राप्त होंगे वह हमारे भुक्त होगा। यह हमारा भुक्त होगा। इसको हम 12 में से घटाएंगे। मास, दिन, घटीपल को यदि हम 12 में से घटाएंगे तब हमारे पास भोग्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब जो वर्ष प्राप्त हुआ है उस वर्ष को अलग से लिख देंगे, और जो शक संवत था, यहाँ पर जो शक संवत था वो यहाँ पर लिखकर उसमें जोड़ देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि शक संवत को जो वर्ष प्राप्त हुआ उसमें जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त हुआ उस योगफल में 60 का भाग लगा देंगे। 60 का भाग लगाने पर दो परिणाम प्राप्त होंगे हमारे पास, एक तो भागफल प्राप्त होगा और एक शेषफल प्राप्त होगा। तो उसमें हमें शेषफल का प्रयोग करना है। ये देखिए प्राप्त शेषफल, जो भी शेषफल प्राप्त हुआ है उसमें हम एक जोड़ देंगे। एक जोड़ने पर जो हमारे पास होगा प्राप्त योगफल होगा, शेषफल में जब हम एक जोड़ेंगे तब हमारे पास जो योगफल प्राप्त होगा वही अमुक नाम का संवत्सर संख्या होगी, वही हमारे अमुक जो भी संवत्सर है उसका अंक आ जाएगा। अब हम इस सूत्र को एक उदाहरण की सहायता से हल करते हैं। हम उदाहरण वर्तमान का ही लेते हैं। विक्रम संवत 2078 को किस नाम का संवत्सर रहेगा यह हम पता करते हैं। तो वर्तमान में 1943 शक संवत चल रहा है, तो 1943 लिख देते हैं। सबसे पहले 1943 को 44 से गुणा करना है सूत्र के अनुसार, तो 44 से गुणा करते हैं। मैं कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूं, आप देख सकते हैं या आप स्वयं करके देख सकते हैं। तब 85,492 प्राप्त होता है। अब जो गुणा करने पर प्राप्त जो मान हुआ है उसमें हम 8590 जोड़ देंगे। 9 और 2 11, 9 और 1 10 और 8 18, 5 और 5 10, 8 और 6 14 और 9, ये हमने जोड़ दिया। 8590 जोड़ने पर 94,081 प्राप्त हुआ। इसमें हम 3750 का भाग लगा देंगे। चौरानवे 1081 में 3750 का भाग लगाया, तब 25 बार गया और भागफल 25 आया, और कितनी बार गया 93,750 बार। घटा देंगे 1, 5 और 3 8, 7 और 3 10, 331 प्राप्त हुआ। अब इसमें विंशोत्तरी महादशा में किस प्रकार से भुक्त भोग्य निकालते हैं उसी का प्रयोग कर रहा हूं। जो प्राप्त हुआ है शेषफल उसमें हम 12 का गुणा करते हैं। 12 एकम 12, असल के 1 12 36 और 1 37 के 3 12 36 और 3 39 प्राप्त हुआ। अब हम इसमें पुनः 3750 का भाग लगा देते हैं। 3750 का भाग लगाने पर एक बार जाएगा, 7 और 2 9। अब इसमें 30 का गुणा करते हैं, तो यह संख्या हमारे पास प्राप्त होगी। इसमें पुनः 3750 का भाग लगा देते हैं। यह 2 बार जा सकता है। एक बार ही जा रहा है, तो 3750 एक बार
तो हमारे पास यह संख्या प्राप्त हुई। अब इसमें 60 का गुणा करेंगे। असल के 5, 6 दूनी 12 और 5 17। इसमें पुनः 3750 का भाग लगाएंगे। छियालीस बार जाएगा। तो हमारे पास यह संख्या प्राप्त हुई। 46 बार गया, भागफल 46 है। और ये जो प्राप्त हुआ उसमें अब इस संख्या को इसमें से घटा देंगे, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। हमारे पास यह संख्या प्राप्त हुई। अब पुनः इसमें 60 का गुणा करेंगे। तो यह संख्या प्राप्त होगी। पुनः 3750 का भाग लगा दिया। चौतीस बार जाएगा। तो कुल मिला के ये हमारे पास 25 वर्ष प्राप्त हुए हैं, 1 मास प्राप्त हुआ है, 1 दिन प्राप्त हुआ, 46 घटी और 34 पल। ये जो भी प्राप्त हुए हैं मास, दिन, घटी, पल, ये जो प्राप्त हुआ है मास, दिन, घटी, पल, यह हमारा भुक्त है। हमें क्या चाहिए? भोग्य। तो भोग्य निकालने के लिए मास, दिन, घटी, पल को 12 में से घटा देंगे। लिख दिया 12। में से 1 मास, 1 दिन, 46 घटी और 34 पल घटा देंगे। इसको इसने 60 उधार दिया तो 60 में से 34 गए, 26। 59 में से 46 गए, 13। 29 में से 28 गए, 29 में से 1 गए 28 और 11 में से 1 गए 10। तो हमारे पास 10 मास, 28 दिन, 13 घटी और 26 पल प्राप्त हुई। ये जो प्राप्त हुआ है वो हमारा भोग्य है। ये हमारा भोग्य है। अब हमें इस संवत्सर का नाम निकालना है। तो जो हमें भाग लगाने पर यहाँ पर जो 25 वर्ष प्राप्त हुए थे इसको हम संवत्सर में जोड़ देंगे। अर्थात जो संवत था हमारा 1943, उसमें हम 25 जोड़ देंगे। तो आया 5 और 3 8, 4 और 2 6, 1968 आया। इसमें हम 60 का भाग लगाएंगे। तो 3 बार गया, 6 से 18, 6 बचा, 8 और 1 9, 8। 2 बार जाएगा, 120, 48 आया। अब जो शेषफल प्राप्त हुआ है भागफल का तो हमें कोई प्रयोग नहीं है। जो हमारे पास शेषफल प्राप्त हुआ है उसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो हमारे पास आया 49। तो प्राप्त जो हुआ हमारे पास वो 49 हुआ। और 49 अंक राक्षस संवत्सर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, उसमें राक्षस नाम का संवत्सर के सामने 49 अंक लिखा होगा। अर्थात जो 49 प्राप्त हुआ है वह राक्षस नाम के संवत्सर को प्रदर्शित करता है। अब इसके भी भुक्त भोग्य होते हैं। जो भोग्य में प्राप्त हुआ है इसको हम मेष संक्रांति में जोड़ते हैं। मेष संक्रांति कब होती है? जब सूर्य मेष राशि में 0 अंश, 0 कला, 0 विकला पर स्थित होता है, तब मेष संक्रांति होती है। तो हम लिख देते हैं 0 राशि यानी मेष राशि होती है, सूर्य है ये। और इसमें जो भोग्य प्राप्त हुआ है ये हम जोड़ देते हैं। यह 10, 28, 13, 26 जोड़ने पर यही प्राप्त होगा 10, 28, 13, 26। कहने का तात्पर्य यह है कि शक संवत 1943 में या विक्रम संवत 2078 में सूर्य जब 10 राशि, 28 अंश, 13 कला और 26 विकला यानी 10 राशि यानी यह कच्ची राशि होती है, इसमें 1 जोड़ देते हैं यानी 11 कुंभ राशि। जब सूर्य कुंभ राशि पर 28 अंश, 13 कला और 26 कला पर होगा, उस समय तक राक्षस नाम का संवत्सर रहेगा। उसके पश्चात जब यह आएगा तो उसके पश्चात नल नामक संवत्सर लगेगा। अब हम यह जानेंगे कि
वर्तमान में जो आनंद संवत्सर और राक्षस संवत्सर के बीच जो मतभेद है कि इस वर्ष राक्षस नाम का संवत्सर रहेगा या फिर आनंद नाम का संवत्सर, वह किस कारण मतभेद उत्पन्न हुआ। इसका कारण क्षय संवत्सर ही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ पिछले 10-12 वर्षों के संवत्सरों के नाम लिखे हैं, अर्थात कब कौन सा संवत्सर रहा। तो देखिए 29 अप्रैल 2010 से लेकर 25 अप्रैल 2011 तक श्री क्रोधी नामक संवत्सर रहा। उसके बाद 25 अप्रैल 2011 से 20 अप्रैल 2012 तक विश्वावसु नामक संवत्सर रहा। फिर 20 अप्रैल 2012 से 16 अप्रैल 2013 तक श्री पराभव नामक संवत्सर रहा, जो कि 40 अंक वाला संवत्सर है। उसके बाद 16 अप्रैल 2013 से 11 अप्रैल 2014 तक श्री प्लवंग नामक संवत्सर रहा, जो कि 41वां संवत्सर है। यही संवत्सर क्षय हुआ है। श्री प्लवंग नामक संवत्सर का यहाँ पर क्षय हुआ है, जिस कारण हमें वर्तमान में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मतभेद उत्पन्न हो रहा है कि आनंद नाम का संवत्सर है या राक्षस नाम का संवत्सर। तो अब हम इस प्लवंग नाम के संवत्सर की गणना करेंगे कि इसका क्षय किस प्रकार से हुआ। तो चूंकि जो पराभव नाम का संवत्सर था वह शक संवत 1934 पर्यंत चलता रहा और उसके बाद 1935 में कुछ माह ही रहा। तो 1935 तक हम गणना करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वीडियो अधिक होने के कारण मैंने पूरा हल नहीं किया है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 1935 का जब हम हल करते हैं, उसके भुक्त भोग्य निकालते हैं, तो 1935 को 44 से गुणा किया तब 85,140 आया। उसमें 8,599 जोड़ दिए तो 93,729 प्राप्त हुआ और वही 3750 से भाग देकर भुक्त भोग्य निकाले तो हमें 24 वर्ष प्राप्त हुआ और 11 माह 27 दिन 59 घटी और 2 पल प्राप्त हुआ। ये इसके भुक्त हुए। अब इस भुक्त को 12 में से घटाए तब 0 मास 2 दिन 1 कला और 58 विकला प्राप्त हुई। ठीक है, तो यह पराभव नामक संवत्सर 1935 में शक संवत 1935 में जब सूर्य की स्थिति 0 राशि 2 अंश 1 कला और 58 विकला होगी, तब तक यह पराभव नामक संवत्सर होगा और उसके बाद से श्री प्लवंग नामक संवत्सर शुरू हो जाएगा। और अब इसका क्षय देखते हैं। नीचे जो 24 वर्ष आए थे, 24 वर्ष को शक संवत 1935 में जोड़ा तब 1959 आए, उसमें 60 का भाग दिया तो शेष बचा हमारे पास 39 बचा था और 39 में हमने जब 1 जोड़ा तब 40 हो गया और 40वां संवत्सर पराभव नामक संवत्सर होता है, ये हम जानते हैं। और यह भी पता चल गया कि 1935 में पराभव नामक संवत्सर कब तक रहेगा, जब सूर्य 0 राशि 2 अंश और 1 कला और 58 विकला की स्थिति में आ जाएगा, तब तक पराभव नामक संवत्सर रहेगा और इसी स्थिति के बाद श्री प्लवंग नामक संवत्सर की शुरुआत हो जाएगी। अब जैसे कि आपने आंकड़ों में देखा था कि 16 अप्रैल 2013 से 11 अप्रैल 2014 के तक श्री प्लवंग नामक संवत्सर रहा और शक संवत 1935 की गणना करने पर हमें 40वां संवत्सर पराभव संवत्सर प्राप्त हुआ। अब शक संवत यदि हम 1936 लेते हैं तो हमें श्री प्लवंग नामक संवत्सर प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि आप दूसरे पेज पर देख सकते हैं, दूसरे चार्ट में देख सकते हैं कि इसमें 1936 की जब गणना की तब यहाँ पर 41वां संवत्सर श्री प्लवंग नामक संवत्सर प्राप्त होना चाहिए। आप नीचे अंत में देख सकते हैं, यहाँ पर कीलक संवत्सर लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर श्री प्लवंग नामक संवत्सर प्राप्त होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर गणना करने पर 42 आया, जो कि कीलक नामक संवत्सर को प्रदर्शित करता है। अर्थात 1935 शक संवत का संवत्सर निकालने की गणना करते हैं तब हमें 40वां संवत्सर प्राप्त होता है और 1936 संवत्सर शक संवत की गणना करते हैं तब हमें 42वां संवत्सर कीलक संवत्सर प्राप्त होता है। इन दोनों के बीच 41वां संवत्सर आना चाहिए था, जो कि प्लवंग संवत्सर था। तो इस प्रकार यहाँ पर प्लवंग संवत्सर का क्षय हुआ है, इस कारण हमें अपनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप अब वापस चार्ट में देखिए, 16 अप्रैल 2013 से 11 अप्रैल 2014 तक श्री प्लवंग नामक संवत्सर रहा, जिसका क्षय हुआ था। इस प्रकार 11 अप्रैल 2014 से 7 अप्रैल 2015 तक श्री कीलक नामक संवत्सर रहा। इस प्रकार से संवत्सर कंटिन्यू चल रहे हैं, जो एकदम सही व्यवस्था में ही हैं।
तो 21 मार्च आप नीचे देख सकते हैं 21 मार्च 2019 से 20 मार्च 2020 तक प्रमादी नामक संवत्सर रहा। बहुत लोग इसमें भी भ्रमित थे कि प्रमादी नाम संवत्सर रहेगा या आनंद नाम का संवत्सर रहेगा। तो यहाँ पर 21 मार्च 2019 से 20 मार्च 2020 तक श्री प्रमादी नाम का संवत्सर ही रहेगा। फिर 20 मार्च 2020 से 16 मार्च 2021 तक श्री आनंद नाम संवत्सर रहा और 16 मार्च 2021 के बाद अभी 12 मार्च 2022 तक श्री राक्षस नाम का संवत्सर रहेगा और 12 मार्च 2022 के पश्चात श्री नल नामक संवत्सर का प्रवेश होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस गणितीय प्रक्रिया के दौरान हमें यह पता चला कि वर्तमान में संवत 2078 विक्रम संवत 2078 शक संवत 1943 में श्री राक्षस नाम संवत्सर ही रहेगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक एवं अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करिएगा। यदि किसी विद्वज्जन को यह लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है तो वह कमेंट में अपना मत अवश्य प्रदान करिए। संवत्सर निकालने की 2 और गणितीय विधि है, उस विधि को मैं अपने दूसरे वीडियो में समझाऊंगा, तो आप संवत्सर भाग 2 अवश्य देखिएगा। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है तो उसे आप अवश्य प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं यदि कोई अन्य वीडियो बनाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और शेयर का बटन है, यदि आप इसे और किसी को भी भेजना चाहते तो आप इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।